हेलो एवरीवन, आपका फुल टेस्ट 2 हो चुका है और हम आज डिस्कस करेंगे फुल टेस्ट 2 का जो फिजिक्स का पेपर था, वो फिजिक्स का पेपर कैसा था, उसको आपने कैसे सॉल्व किया। एक बार आप देख लो कौन कौन से सवालों में आपको दिक्कत हुआ। आप एक बार पूरा पेपर देख लो, जिसमें दिक्कत है आप एक बार उस क्वेश्चंस को देख सकते हो, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, उसके पीछे कहाँ कमी रह गया और उसको वापस आके आप मॉडिफाई कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। मैं हूँ आपका चंदन सर, सीके सर, चंदन कुमार गुप्ता। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के पेपर के साथ और क्वेश्चन नंबर 1 से कहानी शुरू करते हैं हम। पहला सवाल बोल रहा है, स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्केल विथ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, जो स्केल यूज कर रहा है उसका लीस्ट काउंट कितना दिया हुआ है? लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर एंड लिस्टेड द मेजरमेंट, द मेजर्ड वैल्यू शुड बी रिकॉर्डेड एज। तो उसका मेजर्ड वैल्यू क्या होना चाहिए? तो हम जानते हैं कि लिस्ट काउंट अगर 0.01 सेंटीमीटर है तो जो मेजर्ड वैल्यू आना चाहिए वो इसके मल्टीपल में आना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी पॉइंट्स के बाद, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए? 2 आने चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो पहला ऑप्शन बोल रहा है 4.230, 3 डिजिट्स है। दूसरा बोल रहा है 4.2 सेंटीमीटर, तीसरा बोल रहा है 4.23 सेंटीमीटर। तो देखो ये इसके साथ मैच कर रहा है, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2। यहाँ पे देखो तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी और वैल्यू इसका हो जाएगा 4.23 सेंटीमीटर। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 2, अगला सवाल आपको दिख रहा है यूनिट्स एंड डायमेंशन से शायद। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इफ P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर P प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और इसका यूनिट हो जाता, डायमेंशन हो जाता है ml-1 t-2। आगे बोल रहा है C रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट। C तो स्पीड है, तो इसका कितना हो जाएगा? LT-1 मीटर पर सेकेंड। एंड Q रिप्रेजेंट्स एनर्जी स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को वो Q बोल रहा है। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इंटू टाइम करोगे तो इसका यूनिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? mt-3, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? द नॉन जीरो इंटीजर्स एक्स वाई जेड, नॉन जीरो इंटीजर्स है सच दैट p पावर x, q पावर y, c पावर z इज डायमेंशनलेस। अच्छा, इस वाले क्वांटिटी को डायमेंशनलेस करना है। p पावर x, q पावर y, c पावर z, वैल्यू रख देते हैं इनका। तो p के जगह पे आ गया आपका ml-1 t-2 पावर x, q के जगह पे आ गया mt-3 पावर में y और c के जगह पे आ गया lt-1 पावर में कितना है? z। अब ये डायमेंशन लेस होने का मतलब है कि सबका पावर क्या आना चाहिए? अल्टीमेटली 0 आना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखो m का पावर अगर मैं देखता हूं तो m के पावर में यहाँ पे x है, यहाँ पे m के पावर में y है तो प्लस y, और यहाँ m तो है ही नहीं, यानी कि दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक कंडीशन मिल गया x इक्वल टू -y, पहला कंडीशन। l का पावर देखो, l पावर यहाँ पे है -x, यहाँ पे l है नहीं, यहाँ पे l पावर है कितना? 2, तो प्लस कितना आ गया? 2 नहीं, z है ये। तो z इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया? z। आपका आंसर यहीं से निकल के आ जाएगा। चाहो तो एक और कर लो, यहाँ पे है -2x t पावर में, यहाँ पे है -3y और यहाँ पे देखो तो पावर में -z इक्वल टू 0। तुम इन दोनों इक्वेशंस को देखो और ऑप्शंस को देखो, आपको आंसर आपको दिखाई देगा। x इक्वल टू -y, यानी कि x और y एक दूसरे के अपोजिट साइन का होना चाहिए और x और z बराबर होना चाहिए, एक जैसा। ऑप्शंस अगर देखें, पहला ऑप्शन देखो x और y अपोजिट साइन का नहीं है, गलत। दूसरा ऑप्शन देखो x और y अपोजिट साइन का है और x और z बराबर है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा देखो x और y अपोजिट साइन का है लेकिन x और z बराबर नहीं है। चौथा ऑप्शन देखो x और y अपोजिट साइन का नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू क्या? 1। ये आंसर है आपका, यानी कि इसका आंसर हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल यूनिट डायमेंशन का सवाल, डायमेंशंस का बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 3, अगला सवाल हमें काइनेमेटिक्स की तरफ इशारा कर रहा है। यस, काइनेमेटिक्स। देखिएगा, बोल रहा है ट्रेन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब u इक्वल टू 0 है, एक्सेलरेट कर रहा है और कितना बोल रहा है? अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड। 20 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंच गया। तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा v बाई डेल्टा t के। रेस्ट से स्टार्ट हुआ, फाइनल स्पीड हो चुका है कितना? 40 माइनस 0 और टाइम कितना लगा इसको? 20। तो ये कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो कहां तक पहुंचा? 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंच चुका है। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसने 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? S1। तो S1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल स्पीड 0 था, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? 2, टाइम कितना लगा इसको? 20 का स्क्वायर, 2 से 2 गया, ये कितना वैल्यू आ रहा है? 400 मीटर। यानी कि पहले 20 सेकंड में इस एक्सेलरेशन के साथ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 20 सेकंड, यानी कि अब ये जो 40 मीटर पर सेकंड तक पहुंचा है वो इस स्पीड से कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? फॉर 20 सेकंड।
मतलब अगला 20 सेकंड वो इस स्पीड से मूव कर रहा है। कौन से स्पीड से? ये 40 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इसका स्पीड कितना हो चुका था? 40 मीटर पर सेकंड। अब अगला 20 सेकंड में तो S2 निकाल लो। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो S का वैल्यू क्या हो जाएगा? VT, यानी कि 40 इंटू कितना टाइम लिया उसने? 20 सेकंड। तो 4 और 2 कितना हो गया? 800 मीटर वो और चला। ठीक है, आगे क्या बोला? एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर 40 सेकंड। अगले 40 सेकंड में यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से उसको रेस्ट पे लाया गया। तो अगले 40 सेकंड में उसका रिटार्डेशन क्या हो जाता भाई? एक्सेलरेशन, मतलब इसको A1 बोल दिया, इसको A2 बोल देता हूं। तो रेस्ट पे आया तो फाइनल 0 हो गया। इनिशियली स्पीड कितना चल रहा था इसका? 40 से चल रहा था ये, डिवाइडेड बाई कितना टाइम लिया इसने? 40 सेकंड। 40, तो ये वैल्यू आ गया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इससे वो चला कितनी देर तक है? 40 सेकंड तक। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? S3 निकाल लेते हैं। UT, इनिशियल स्पीड इसका था 40, टाइम उसको लगा है 40, माइनस हाफ एक्सेलरेशन हो गया 1 और टाइम लगा है उसको 40 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू देखो तो आ गया 1600 और ये हो गया 1600 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 800, यानी कि ये डिस्टेंस भी कितना आ गया? 800 मीटर। ठीक है, यहां तक कहानी खत्म। अब बोला कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब चूंकि पार्टिकल सीधा सीधा गया है तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि 400 यहां चला, 800 यहां चला और 800 यहां चला, और डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा इसको? 20, यहां भी 20 और यहां 40, यानी कि 40 प्लस 40 कितना हो गया? 80। तो ये देखो वैल्यू आ गया कितना? 20, 8 8 16 और 4 20, 2000 तो ये हो गया, डिवाइडेड बाई 80, 0 से गया 0, और ये वैल्यू कुछ आ रहा है कितना? कितना आंसर दिया इसका? 8 2 16 4 25 मीटर पर सेकंड के आसपास। और अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये रहा आंसर। तो काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही बेसिक सवाल, लेकिन अच्छा सवाल इसको बोलेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें उसने यूज कर ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, आइए वापस काइनेमेटिक्स की तरफ ही इशारा कर रहा है। अ प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 98 मीटर पर सेकंड। एक प्लेन है 98 मीटर पर सेकंड से जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड रिलीजेज एन ऑब्जेक्ट विच रीचेज द ग्राउंड इन 10 सेकंड। बोला कि अब जब ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज करेगा तो जितना प्लेन का स्पीड था उतना ही उसका स्पीड हो जाएगा, यानी कि इसका इनिशियल स्पीड कितना हो गया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 98 मीटर पर सेकंड, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका इनिशियल स्पीड कितना होगा? 0। तो बोला कि ये कितनी देर में ग्राउंड में पहुंच गया? मान लो कि ऐसे कुछ ग्राउंड में आ गया, ये यहाँ पे आ गया, कितना टाइम लगा इसको? 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में जब ग्राउंड में आया तो देखो इसके पास 2 वेलोसिटीज होंगी, हॉरिजॉन्टल तो अभी भी उतना ही रहेगा, कितना? 98 मीटर पर सेकंड, लेकिन वर्टिकल स्पीड इसका कुछ ना कुछ आ गया होगा। और वर्टिकल स्पीड अगर v मान लूं तो v का वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? u प्लस 80। इनिशियल स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में 0 था, एक्सेलरेशन कितना मान लें इसका? 9.8 ले लो या 10 ले लो। 10 ले लोगे तो मेरे ख्याल से आंसर सही नहीं आएगा क्योंकि 98 वहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है, और टाइम कितना लगा इसको? 10 सेकंड। तो ये वैल्यू भी आ गया देखो 98 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका वर्टिकल स्पीड भी हो गया 98 मीटर पर सेकंड। 98 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा क्या है? द एंगल मेड बाय इट व्हाइल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो एंगल कितना बना लेगा ये? मान लो ये इसका v है, ये एंगल अगर थीटा मान लेते हैं तो इसका 10 थीटा का वैल्यू क्या लिख लोगे आप? दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि 98 डिवाइडेड बाय 98, यानी कि ये वैल्यू 1 आ रहा है, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ जाना है? 45 डिग्री। ठीक है बात। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 45 डिग्री। इसका ऑप्शन देखो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 का 45 कहीं दिख रहा है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है बात, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो फ्रिक्शन और एनएलएम शायद मिक्स किया इसने। इन द अरेंजमेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स इज म्यू इक्वल टू 1/2। इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 1/2 है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन 2 ब्लॉक्स। और इस नीचे वाले ब्लॉक पे उसने फोर्स लगाया, ध्यान देना, नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, ये 4 kg का है, ये ब्लॉक जो है 2 kg का है, और इस पे उसने फोर्स लगाया 24 न्यूटन का। तो सबसे पहले तो आप ये पता करो कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग कितना रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर बात करूं मैं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/2 है इंटू mg, इसका हो गया 2 × 10, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है? 10 न्यूटन का आ रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम कि सबसे पहले मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है और फ्रिक्शन फोर्स निकाल के देख लेते हैं इससे ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। तो अगर आप नीचे वाले ब्लॉक को देखो, 4 kg वाले ब्लॉक को देखो, तो इस पे फोर्स लग रहा है इधर कितना? 24 न्यूटन। और अगर दोनों एक साथ चल रहा है तो इसके कारण इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन जो लग रहा होगा पीछे की तरफ F। तो पहला इक्वेशन यहां से क्या बन जाएगा? 24 माइनस F इक्वल टू एक्सेलरेशन मान लो कुछ A है, इक्वल टू 4A, इक्वेशन नंबर 1। और अगर दूसरे वाले ब्लॉक को देखो तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग जाएगा? आगे की तरफ F, और सिर्फ एक ही फोर्स है इस पे, तो आप लिखोगे F इक्वल टू एक्सेलरेशन सेम मान लें अगर 2A, दोनों हमने मान लिया कि साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आ जाएगा? F/2 यहाँ उठा के रख रहा हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आई कैन राइट 24 माइनस F इज इक्वल टू 4 इंटू A का वैल्यू कितना आ गया? F/2,
2 से गया 2, तो 2f प्लस f कितना हो गया 3f इक्वल टू कितना 24, और f का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है 8 न्यूटन। यानी कि अगर दोनों को साथ साथ चलता हुआ मान लें तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ रहा है 8 न्यूटन, और जबकि दोनों के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था वो कितना लग रहा था 10 न्यूटन, और 10 न्यूटन ऑब्वियसली 8 न्यूटन से कम है, मतलब दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहा है, और साथ साथ चल रहा है मतलब फ्रिक्शन फोर्स तो यही आएगा किसके बराबर 8 न्यूटन के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल लैंग्वेज वाले सवाल। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग। अच्छा सबको पता है, देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करता है। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, दिस इज बेसिकली इनर्शिया। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग rotated with uniform speed in a vertical plane, if the mass of the stone is m, length of the string is r and speed of the stone is v, the tension in the string when the stone is at lowest point। तो बहुत सिंपल सवाल हो गया, ये हो गया, इसका रेडियस r है, इसका स्पीड दिया है v, मास दिया है m, तो फोर्स देख लो इस पे, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा टेंशन। तो क्या लिखोगे आप, सर्कुलर मोशन का कंडीशन क्या हो जाएगा भाई, t माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू क्या mv स्क्वायर बाई r। तो टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पे किसके बराबर आ जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाई r। तो mg प्लस mv स्क्वायर बाई r कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है बात, सिंपल सवाल। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है आपको, असर्शन और रीजन वाले सवाल है। अ कपल डज नॉट एक्सर्ट अ नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इवन दो इट एक्सर्ट्स अ टॉर्क। आपको सोचना है क्या ये स्टेटमेंट सही है। कपल में मतलब दो फोर्स इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो बोल रहा है कि एक कपल जो है नेट फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है लेकिन टॉर्क एक्सर्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर ध्यान से आप डाइपोल वाले सिचुएशन को याद करो कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है, मैं वहां से रिलेट करके बता देता हूं। यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है, किसी एंगल थीटा पे है, तो आप क्या देखोगे, क्या इस पे फोर्स लग रहा है, यस इस पे फोर्स लगता है एफ इक्वल टू क्यू ई, और इस पे फोर्स लगता है देखो अपोजिट डायरेक्शन में एफ इक्वल टू क्यू ई। ये बन गए दोनों कपल, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड। तो क्या नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स सिस्टम पे अभी भी जीरो है, लेकिन क्या नॉट नेट टॉर्क जीरो है क्या, नहीं, इसको तो बिल्कुल घुमाने की कोशिश करेगा, ये डाइपोल क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, यानी कि नेट टॉर्क जीरो है, फोर्स लेकिन क्या है, जीरो है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट। इसका रीजन क्या बोल रहा है, ओनली रोटेटिंग बॉडीज कैन हैव एंगुलर मोमेंटम। ये तो सरासर गलत है। लिनियर स्पीड से अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम तो उसके पास भी होता है, तो जिसको हम MVR से लिखा करते हैं, अगर आपको याद हो MVR, मास वेलोसिटी, और r होता था उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर आपको ध्यान हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन तो ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, अ बॉम्ब ऑफ मास 9 kg एक्सप्लोड्स इनटू 2 pieces 3 kg and 6 kg, the velocity of 3 kg piece is 16 मीटर पर सेकंड, the kinetic energy of 6 kg piece। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें आप, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियली बॉम्ब रेस्ट पे था तो 0, फाइनली 2 पीस में एक्सप्लोड हो गया, एक 3 और 6, तो 3 इंटू और 3 का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 16, और एक राइट गया होगा तो दूसरा लेफ्ट गया होगा, क्योंकि मोमेंटम 0 रखना है फाइनली। तो दूसरा जो है आपका 6 kg है, तो -6 इंटू इसका स्पीड v मान लेता हूं, तो यहां से v का वैल्यू आप देखो 48 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया वैल्यू, 8 मीटर पर सेकंड। आपसे स्पीड नहीं पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है इसका। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ इंटू मास हो गया इसका कितना 6, और स्पीड कितना आ गया 8 स्क्वायर, तो 2 से गया 3, और ये हो गया 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 होता है 192 के आसपास, तो 192 जूल इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये था क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल सिंपल सवाल, आई होप कि आपने ये सारे सवाल सॉल्व किए होंगे, काफी आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, अ हेवी न्यूक्लियस एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू, फिर से वही कहानी, एक न्यूक्लियस रेस्ट पे था, 2 पार्ट में टूट गया, वेलोसिटी का रेशियो दिया इनका 8:1, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई पूछ रहा है। फिर से मैंने लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन, PI इक्वल टू PF, इनिशियली 0 पे था, फाइनली एक का मास m1 मान लो, स्पीड v1 मान लो, दूसरे का मास m2 मान लो, स्पीड v2 मान लो। तो यहां से देखो आपको मिलेगा m1 बाई m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा वैल्यू भाई, v2 बाई v1, और स्पीड का रेशियो दिया हुआ है v1 इज टू v2 8:1 है, तो v2 बाई v1 कितना हो जाएगा 1/8। मुझे यहाँ से रेडियस का रेशियो निकालना है। मास को हमने लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ध्यान से देखना, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r3, यानी कि मास में बोल सकता हूं, डेंसिटी तो कांस्टेंट होता है न्यूक्लियस का, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, r3, यानी कि m1 बाई n2 के जगह पे मैं लिख सकता हूं r1 बाई r2 इज इक्वल टू 1/8। सो r1 बाई r2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/8 पावर 1/3, एंड दिस कम्स टू 1/2। सो इसका आंसर हो जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन मोमेंटम कंजर्वेशन से, और थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स का न्यूक्लियस यूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11,
इसमें फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडी का इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व। देखो बात ये सही बोलना चाह रहा था, बोलते बोलते गलत बोल गया। मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व तो होता है, लेकिन दोनों बॉडीज का नहीं, पूरे सिस्टम का। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर। ईच बॉडीज बोलते इसने स्टेटमेंट तो गलत कर दिया, तो पहला स्टेटमेंट गलत। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ टू बॉडीज स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलाइडिंग द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। फिर से गलत। अगर दो बॉडी कोलिजन के बाद एक दूसरे के साथ चिपक जाए या फिर साथ साथ मूव करने लग जाए, बेसिकली चिपकने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, साथ साथ मूव करने लग जाए अगर, तो हम इसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, इलास्टिक नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक। यानी कि यहाँ पे तो दोनों गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस are half those of earth will be, g is acceleration due to gravity due to earth। अच्छा, अर्थ के लिए जो g का वैल्यू होता है, g फॉर अर्थ, इसका वैल्यू होता है g me by re स्क्वायर सरफेस के ऊपर। किसी दूसरे प्लेनेट की बात करोगे तो क्या लिखोगे, g मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। अब उसने क्या बोला है, मास एंड रेडियस आर हाफ दोज ऑफ अर्थ, मतलब उस प्लेनेट का जो मास और रेडियस है वो दोनों क्या है, अर्थ के मास और रेडियस से आधा है। तो g इंटू मास ऑफ प्लेनेट को लिखा मास ऑफ अर्थ बाई 2, रेडियस ऑफ प्लेनेट को re बाई 2, तो ये बन जाएगा re स्क्वायर बाई 4। ये 4 ऊपर गया, यानी कि g me बाई re स्क्वायर, और ये 4 बाई 2 कितना 2, और ये क्या है g, तो इसका वैल्यू बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, 2g के। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 13। टू वायर्स हैविंग सेम लेंथ एंड मटेरियल आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स। ठीक है, सेम फोर्स से स्ट्रेच किया, देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो 1:3, d1:d2 दिया हुआ है, डायमीटर का रेशियो दिया है 1:3, फोर्स सेम है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, याद करो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको किसी से अगर डिनोट कर दूं मैं, म्यू से डिनोट कर देता हूं। चलो, म्यू का वैल्यू होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, और y इक्वल टू क्या, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, और स्ट्रेस का वैल्यू किसके बराबर, फोर्स पर यूनिट एरिया। इन सारी बातों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वाई। तो ये बन गया म्यू का वैल्यू कितना, 1/2 y बाहर, और स्ट्रेस स्क्वायर, और स्ट्रेस किसके बराबर है, फोर्स बाई एरिया के, तो बेसिकली ये वैल्यू बनेगा एफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ध्यान से देखो तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये सॉरी पाई आर स्क्वायर, लेकिन डायमीटर के टर्म में बात कर रहे हैं तो डायमीटर के टर्म में एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो कुल मिला के मैं ऐसा बोल सकता हूं एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y, एरिया की जगह पे पाई डी स्क्वायर बाई 4 करोगे तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर डी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 16, ऐसा कुछ आएगा। जो भी हो, कुल मिला के कहानी का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 4। ठीक है, डायमीटर के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रेशियो निकालना है दोनों का, तो म्यू1 बाई म्यू2 किसके बराबर आ जाएगा, d2 बाई d1 पावर 4, और d1 बाई d2 दिया है 1/3, तो d2 बाई d1 हो गया 3/1 पावर 4, और 3 पावर 4 होता है 81, तो आंसर आ जाएगा 81:1। सो आपका ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है डी, तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है बात। 14 क्या बोला जा रहा है, कोटिंग्स यूज्ड ऑन रेनकोट आर वाटरप्रूफ बिकॉज, रेनकोट जो है वो क्यों गीला नहीं होता है, बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। देखो दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक कोहेसिव और एक एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को खुद में, मतलब खुद आपस में जो, मतलब उनके बीच में जो फोर्स लगता है, खुद के साथ चिपके रहे वो, दैट इज कोहेसिव फोर्स, और वो किसी दूसरे मटेरियल के साथ जाके चिपक जाए, दैट इज एडेसिव फोर्स। तो अगर रेनकोट गीला नहीं हो रहा है मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, खुद के साथ है, मतलब आपस में ही चिपका हुआ है, मतलब उनके बीच में लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स है वो एडेसिव फोर्स से बहुत ज्यादा है। तो इसका ऑप्शन देख लो, कोहेसिव फोर्स बिकम्स ग्रेटर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, क्या बोल रहा है, इन विंटर सीजन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ लेक इज 1 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर एट द बॉटम ऑफ लेक विल बी, ऊपर सरफेस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है तो नीचे का टेम्परेचर क्या होगा। एक एनालोमस बिहेवियर ऑफ वाटर अगर आप याद करो, क्या असर होता है ये, अगर टेम्परेचर के साथ तुम इसके वॉल्यूम का ग्राफ देखो तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर टेम्परेचर और तुमने कम किया तो इसका वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है, यानी कि यहाँ पे कहीं 1 डिग्री सेल्सियस होगा, मान लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, और ये लेक है, ये लेक है, ठीक है। ये सरफेस का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आपको, 1 डिग्री सेल्सियस, इसका डेंसिटी कुछ ρ1 मान लेता हूं, इसका डेंसिटी ρ2, इधर टेम्परेचर T1, इधर टेम्परेचर T2।
अब ध्यान से सुनना कहानी को। अगर 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहा हूं मैं, 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ अगर मैं जा रहा हूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, यानी कि डेंसिटी बढ़ेगा। 1 से 4 की तरफ जाऊंगा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ेगा तो जो डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा वो नीचे होगा, वाटर मॉलिक्यूल जिसका कम होगा ऊपर रहा होगा। और टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि साफ साफ बात समझ में आ रही है कि अगर ऊपर वाला टेम्परेचर ज्यादा है तो नीचे वाला टेम्परेचर क्या रहा होगा, सॉरी ऊपर वाला टेम्परेचर अगर कम है तो नीचे का टेम्परेचर क्या रहा होगा, ज्यादा, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। साफ साफ देखो 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि T2 का जो वैल्यू आएगा वो T1 से ज्यादा आएगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर टेम्परेचर कम होता है, नीचे टेम्परेचर ज्यादा होता है, तभी तो ऊपर वाला लेक जो है वो जम जाता है, ठीक है, और मछलियां नीचे आसानी से तैर रही होती हैं। तो बेसिकली नीचे जो टेम्परेचर आएगा वो 1 डिग्री से तो ज्यादा आएगा। तो ऑप्शंस देख लो, 1 डिग्री गलत, 0 डिग्री गलत, 4 डिग्री सही हो सकता है, ऑल वैल्यूज लेस देन 1 आर पॉसिबल गलत, नीचे तो टेम्परेचर ज्यादा आएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। आ रही बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम V0 इज रिलीज्ड बाय अ फिश एट अ डेप्थ h इन अ लेक। h नीचे एक एयर बबल निकला जिसका वॉल्यूम V0 था। द बबल राइजेस टू द सरफेस, सरफेस तक आया। एज्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट तो सबसे पहले तो दिमाग में लगा लो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं P1 V1 इक्वल टू क्या, P2 V2, PV इक्वल टू nRT से। तो नीचे, अगर नीचे की बात करें तो प्रेशर कितना होगा, h डेप्थ नीचे है और वॉल्यूम कितना है V0, तो प्रेशर कितना हो जाएगा। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ दिया है, assume constant temperature and standard atmospheric pressure P above the lake, the volume of the bubble just before touching the surface। ऊपर वॉल्यूम पूछ रहा है तो नीचे प्रेशर कितना हो जाएगा भाई, P प्लस कितना हाइट नीचे है, रो जी h हाइट नीचे, वॉल्यूम कितना है V0, ऊपर प्रेशर कितना है P, और वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है V2, तो V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, P प्लस रो जी h इंटू V0 डिवाइडेड बाई P। तो इसको अलग अलग कर दो तो ये अलग अलग कर दो तो ये बन जाएगा 1 प्लस रो जी h डिवाइडेड बाई P इंटू V0, V0 इंटू 1 प्लस रो जी एच डिवाइड बाई P। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, बोल रहा है 1 मोल ऑफ O2 गैस हैविंग अ वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो 1 मोल है O2 गैस का जिसका वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जरा देख लें क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम रिड्यूसेस टू 11.2 लीटर, द वर्क डन इन द प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन अगर आप याद करो तो वैल्यू होता है nRT ln V2 by V1, या फिर प्रेशर के टर्म में लिखना चाहते हो तो P1 by P2 निकल के आता है। नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है, R का वैल्यू 8.31, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज करें तो 273 केल्विन ln V2 by V1, और फाइनल वॉल्यूम हो गया है 11.2, इनिशियल वॉल्यूम है 22.4। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 8.31 इंटू 273 इंटू ये ln 1/2 यानी कि माइनस 0.693 ऐसा लिख सकते हैं, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो इसका वैल्यू कुछ निकल के आता है माइनस 1572.5 या 6 जूल ऐसा कुछ आता है। और अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखो तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट इशारा कर रहा है आपको, सो इसका आंसर हो जाएगा डी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18, बोल रहा है द गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एट सेम टेम्परेचर हैव काइनेटिक एनर्जीज E1 एंड E2। काइनेटिक एनर्जी याद करो, एनर्जी ऑफ गैस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी से लिखा करते थे F/2 kT। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 kT, F के कॉरस्पॉन्डिंग F/2 kT। तो ध्यान से देखो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन दोनों गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों क्या है, डायटोमिक है। डायटोमिक है तो F का वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा, टेम्परेचर सेम दिया है तो एनर्जी भी सेम होगा, यानी कि E1 विल बी इक्वल टू E2। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, अ पेंडुलम इज अंडरगोइंग SHM विद फ्रीक्वेंसी f, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। या तो इसको याद रख लो कि डबल हो जाता है, और नहीं तो एक्सप्रेशन देख लो, आपकी मर्जी। मान लो कि x का वैल्यू है a sin ओमेगा t, SHM का एक इक्वेशन ले लिया मैंने सिंपल सा, तो यहां से वेलोसिटी कितना आ जाता है dx/dt, और ये वैल्यू बनेगा a ओमेगा sin ओमेगा t। और काइनेटिक एनर्जी को अगर याद करो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv², यानी कि हाफ m, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये बनेगा a² ओमेगा स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। और अगर यहां से ध्यान से देखो तो m a² ओमेगा स्क्वायर बाई 2 तो बाहर, और sin स्क्वायर ओमेगा t को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2। अगर आप ध्यान से देखो इस बात को तो आपको समझ में आएगा कि जहां इस वाले इक्वेशन में ओमेगा आ रहा था मतलब इसका फ्रीक्वेंसी अगर f था, तो इस वाले इक्वेशन में 2 ओमेगा आ रहा है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि मेटालिक वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ हैज अ मास ऑफ 10 × 10⁻³ kg।
इफ अ टेंशन ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू द वायर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव? ये तो सबको पता होगा आई गेस। v का वैल्यू जो होता है √T/μ, जहां पे म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ है इसका, तो √ टेंशन कितना दिया है 100, म्यू का वैल्यू m/l, मास कितना है 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय लेंथ कितना दिया है इसका भाई 1 मीटर। ये आ गया, तो ये एक 0 से एक 0 गया, ऊपर जाके 10⁴ हो जाएगा, बाहर आएगा 10², यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोला जा रहा है? What is the flux through a cube of side A if a point charge Q is at one of its corner? ध्यान देना भाई, ये सवाल भी स्टैंडर्ड सवाल आपने शायद सॉल्व किया हो इलेक्ट्रोस्टैट में, गॉस लॉ के अंदर। बोला कि एक चार्ज Q है, What is the flux through a cube of side A? साइड लेंथ A है इसका। If a point charge Q is at one of its corner, एक पॉइंट चार्ज को अगर कॉर्नर पे रख दें तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा? तो हम क्या करते हैं, गॉस लॉ का मानना है कि आप किसी भी चार्ज को एनक्लोज करो, हमेशा किसी क्लोज सरफेस के अंदर लेके आओ और फिर फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0। तो आप ध्यान से सोचो, तो इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमें कितने क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी? कितने क्यूब्स लगेंगे सर आप बताओ? देखो एक क्यूब तो यहां बना सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे इसके साइड में, ऐसे आपको फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। एक क्यूब ये बन गया, 2 क्यूब बन गया। अब इमेजिन करो थोड़ा सा, ये 2 क्यूब इसके पीछे, 4 क्यूब हो गए। चार्ज अभी भी एनक्लोज नहीं हुआ है, तो 4 क्यूब ग्राउंड फ्लोर पे और इसका फर्स्ट फ्लोर इमेजिन करो, 4 क्यूब और इसके ऊपर, यानी कि टोटल 8 क्यूब लगे। तो ये चार्ज जो है सेंटर पे आ गया, हर तरफ से क्लोज हो चुका है। और अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q/ε0 ये होगा। लेकिन इसमें कितने क्यूब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 8 क्यूब्स। मुझे पूछा है 1 क्यूब के कारण, तो Q/8ε0 इज आंसर। और इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged with the help of 200 वोल्ट बैटरी, ठीक है। इट इज देन डिस्चार्ज थ्रू स्मॉल इंसुलेटेड ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। देखो हीट और कैपेसिटेंस को मिला दिया, सिंपल सा सवाल है। मास दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना राइज हुआ है वो भी दिया है, C का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले बताओ, कैपेसिटर को अगर हम किसी वोल्टेज से चार्ज करते हैं तो उसका एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा इसका ½ यानी कि ½ और वोल्टेज कितना दिया है 200 का स्क्वायर, ये आ गया उसका एनर्जी। अब इस एनर्जी को यूज कर रहा है किसी ब्लॉक को गर्म करने के लिए, तो E इक्वल टू क्या होता है ms∆T, या फिर Q इक्वल टू ms∆T लगा दो। एनर्जी हो गया ½ 200 का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 4 × 10⁴ इक्वल टू मास दिया है ब्लॉक का कितना? मास 0.1 kg, स्पेसिफिक हीट दिया है 2.5 × 10⁻², और डेल्टा टी का वैल्यू आपको दिया है कितना? 0.4 डेल्टा टी का वैल्यू। और इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो C का जो वैल्यू आपको मिलेगा 500 माइक्रोफैरड के आसपास। सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल है। देखो ये 2 से गया 2, 10⁻² तो कैंसिल हो गया, या फिर इस 10⁻² को क्या करो, दोनों को ये ले लो, 25 बन गया, ये 4 बन गया, 25 और 4 100 हो गया, 100.1। इधर बचा 10, तो 10 इधर बचा है और इधर 10⁻4 है, तो इधर कितना बच गया 1/10Q, और एक 2 और गया, तो 0.5 × 10⁻³ जो भी हो, सॉल्व करके देखो 500 माइक्रोफैरड के आसपास आएगा ये वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23 शुरू करते हैं। बोल रहा है 100 वाट बल्ब B1 एंड 260 वाट बल्ब B2 एंड B3 आर कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट सोर्स एज सोन इन फिगर। देखो पहला जो बल्ब है इसका पावर कितना है 100 वाट, और बाकी दोनों बल्ब का पावर कितना दिया आपको 60 वाट। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं V² डिवाइडेड बाई P। अब चूंकि रेटेड वोल्टेज दिया नहीं है तो मान लेते हैं रेटेड वोल्टेज V है थोड़ी देर के लिए, तो पहले वाले बल्ब का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना हो जाता? V² डिवाइड बाई इसका पावर कितना है 100, और बाकी दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होता क्योंकि पावर सेम दिया है, यानी कि V² डिवाइडेड बाई 60 के बराबर। अगर दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो चेक करूं मैं R1:R2 का वैल्यू, तो आप देखोगे ये मिलेगा V² बाई 100 इज टू कितना V² बाई 60, और ये वैल्यू आप चेक करो तो ये निकल के आता है 3:5 के बराबर। ध्यान देना कहानी को, इसको कुछ नहीं 20 से मल्टीप्लाई करोगे, V² से डिवाइड कर दोगे, तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1/5 इज टू 1/3, 3 इधर आएगा 5 इधर आएगा, 3:5। मतलब अगर मैं R1 को 3R मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो R2 का वैल्यू कितना मानूंगा, और चूंकि R2 और R3 बराबर है तो R2 R3 को मैंने कितना मान लिया 5R मान लिया। ध्यान से सुनिएगा कहानी को, R2 और R3 कितना हो गया 5R, यानी कि ऊपर देखो दो बल्ब है, ये R1 था इसका वैल्यू कितना आ गया 3R, ये R2 था इसका वैल्यू कितना आ गया 5R, और उसके साथ ये R3 लगा देता हूं, इसका वैल्यू भी कितना है 5R के बराबर है, और इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है कितने का 250 वोल्ट का। ध्यान दे, लेट अस अज्यूम यहां से करंट गया I, तो यहां से जो करंट जाएगा I ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, इधर मान लो गया I1 और इधर कितना गया I2, और पैरेलल में कैसे डिवाइड होगा करंट्स I1:I2 का वैल्यू अगर आप देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया दोनों सीरीज में मान लो 8R, तो आप लिखने वाले हो 1/8R इज टू कितना 1/5R, सही बात। और ध्यान से देखो तो ये वैल्यू कितना आएगा
5:8 के बराबर। ठीक है, करंट का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे अगर 5 एम्पियर मानते हो तो यहाँ पे आप 8 एम्पियर मान सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो अगर पावर की बात करें, पावर किसके बराबर होगा, आउटपुट पावर की अगर बात करें तो ये बराबर होगा I²R के। तो मैं लिखना चाहता हूं P1:P2:P3। ध्यान देना बोर्ड पे, इसके अक्रॉस P1 मान लिया है, इसके अक्रॉस P2 और इसके अक्रॉस P3। तो P1 का वैल्यू कितना आएगा, इसके अक्रॉस P होता है I²R और इसके अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो किस रेशियो में है, I1 का वैल्यू कितना है 5, मतलब रेशियो 5 है। तो मैं इसको लिख सकता हूं I²R से 5² इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 3R इस टू P2। इसकी अगर बात करूं तो करंट सेम ही जा रहा है, यानी कि 5² इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना 5R इस टू। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे करंट I2 जा रहा है, I2 का रेशियो कितना है 8, तो आप लिख सकते हो 8² इंटू कितना 5R के बराबर। ठीक है, तो आप देखो तो 25 इंटू 3 कितना हो गया, ये 75। R सब कैंसिल कर दो, 75 इस टू यहाँ पे आएगा कितना 125 इस टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 इंटू 5। चाहो तो एक 5 से और डिवाइड कर सकते हो सबको, तो ये रेशियो कुछ आएगा कितना, 5 से अगर डिवाइड कर देते हो तो ये आएगा 15, ये आएगा तुम्हारा 25 और ये आएगा कितना 64। यानी कि P1:P2:P3 का जो रेशियो आएगा वो 15:25:64 के बराबर आएगा। अब बाकी ऑप्शंस देख लो भाई क्या बोल रहा है। हाँ जी, उसने बोला W1 मतलब P1 W1। अच्छा यहाँ पे देखो 15, 25, 64 वही वैल्यू दिया हुआ है, मतलब पहला 15 हो जाएगा, दूसरा 64 हो जाएगा और तीसरा कितना होगा 25। सही बात है, तो ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा P1। 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 का ऑप्शन हो जाएगा 1 और P2 किसके बराबर आएगा, P2 आएगा 25 के बराबर। यानी कि 1 का तो 15 होगा और W2 जो होगा वो 3 मतलब 25 के बराबर होगा। यानी कि 1 का 1 और 2 का 3 और 3 का 2। P1 यानी कि W1 का वैल्यू 15, W2 का वैल्यू कितना 25, W2 हो गया 25 और W3 का वैल्यू कितना हो गया 64। यानी कि A का 3 होगा, सॉरी A का 1 होगा, B का 3 होगा और C का 2 होगा। A का 1, B का 3, A का 1, B का 3 और C का 2। नहीं, पहला ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A का 1, B का 3 और C का 2। ठीक है, ये सवाल, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल था, बाकी सवालों के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव, बट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज रो, इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ देन इट्स न्यू रेजिस्टिविटी विल बी। देखो रेजिस्टिविटी पहले बता दिया था मैंने, जब मैंने पढ़ाया था कि ये प्योरली जो है मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, कुछ और बातों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करता है ये। लेकिन अगर हम किसी कंडक्टर के लेंथ या एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें तो उससे उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है या फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ किया नहीं है, तो इसके रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर रो ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, इफ B1, B2 एंड B3 आर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1, I2 एंड I3, I1, I2, I3 तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड B1, B2, B3 है, देन एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रल B.dl, एसीएल याद करो, एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता था इंटीग्रल B.dl जो होगा किसी क्लोज लूप में वो क्या होता है μ0 इंटू I इनक्लोज्ड के बराबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ध्यान रहे ये इनक्लोज्ड करंट है, यानी कि उस लूप के अंदर कितना करंट है, लेकिन ये जो होता था दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है तो ये जितना भी करंट अवेलेबल है सबके कारण है, यानी कि दिस B इज इक्वल टू बेसिकली अगर 3 करंट है तो तीनों का मैग्नेटिक फील्ड का सम, वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वेक्टर फॉर्म में। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ध्यान रहे दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द करंट्स अवेलेबल। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान दे क्या बोल रहा है, मैग्नेटिज्म का सवाल ये बोल रहा है कि a thin bar magnet oscillates in the horizontal plane with a time period of 2 seconds। अच्छा, टाइम पीरियड याद करो बार मैग्नेट का, ये होता था 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। ठीक है, और इनिशियली इसका टाइम पीरियड कितना दिया है 2 सेकंड का। इफ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 4 इक्वल पीसेस, मान लो ये बार मैग्नेट था, इसका लेंथ कुछ L था और इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट था वो किसके बराबर था, मान लो M इंटू L के बराबर था। ठीक, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था। उसने बोला कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो भाई, 1 2 3 4। तो अगर एक पार्ट को उठा के देखो तो इसका लेंथ कितना हो गया L/4। ठीक है, और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसका जो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा M इंटू L/4 के, यानी कि बेसिकली M/4। पहले जितना था उसका 1/4 हो गया। दूसरा चीज क्या फर्क पड़ेगा, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12। अगर रॉड की बात करें तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, मास कितना हो गया इसका M/4, यानी कि M/4 इंटू L, लेंथ कितना हो गया L/4, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। यानी कि पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी था
ml²/12। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो 16 और 4, एक 1/64 बाहर आएगा इंटू ml²/12, जो कि पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यानी कि नया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पहले जितना था डिवाइडेड बाई 64 के बराबर हो गया, I/64 के बराबर। ठीक है, अब आ जाओ, बाकी मैग्नेटिक फील्ड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो टाइम पीरियड की अगर बात करें तो क्या लिखने वाले हो आप, 2π√, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, I/64, ठीक है, इंटू 1/m, नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो चुका है भाई, m/4 के बराबर। तो m/4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है B, तो 4 से गया देखो 16, और ये 16 बाहर आके क्या बन जाएगा 1/4, और बाकी सेम टू सेम 2π√I/mb। और ये पुराना वाला टाइम पीरियड है जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ था कितना, 2 सेकेंड। तो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि T/4, पहले जितना टाइम था उसका 4 से डिवाइड कर दो। तो पहले कितना था 2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू आ जाएगा कुछ 0.5 सेकेंड के आसपास, और आपका आंसर हो जाएगा कितना, ए, ऑप्शन नंबर ए। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैग्नेट को इक्वली पार्ट में डिवाइड करे, जितने पार्ट में डिवाइड करे नया टाइम पीरियड उतने से डिवाइड हो जाता है। अगर बोले कि इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो टाइम पीरियड क्या लिखोगे, नया वाला T/10 के बराबर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट 27, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 220 वोल्ट। देखो रेटेड वोल्टेज दिया है कितना, 220 वोल्ट, और पावर दिया है कितना, 550 वाट, और तो कुछ दिया नहीं है। कनेक्टेड टू AC में द करंट ड्रॉन बाय इट। हम जानते हैं पावर किसके बराबर होता है, VI, कितना करंट आएगा, तो पावर हो गया 550, ये हो गया 220 मल्टीप्लाइड बाई I का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 से गया 0, 55 डिवाइडेड बाई 22, तो ये वैल्यू कुछ आ जाएगा कितना, 2.5 के आसपास, 2.5 एम्पियर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं एक बार। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब εr, रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहा है। ये वैल्यू आपको दिया है 2.25, एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 4। रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब μr का वैल्यू दिया है कितना, 4। तो स्पीड किसी मीडियम में याद करो, c डिवाइडेड बाई अंडर रूट किसके बराबर, μr इंटू εr के बराबर। तो c का वैल्यू कितना, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई अंडर रूट, μr का वैल्यू 4 है, और εr का वैल्यू कितना है 2.25। 4 को 2.25 से मल्टीप्लाई करो तो 9 होता है, और √9 कितना, 3, तो 3 से गया 3, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास। सो इसका आंसर हो जाएगा देखो ऑप्शन नंबर डी, 1 इंटू 10⁸। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 28। आ रही है बात समझ में, बहुत ही सिंपल सवाल। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, द इक्वी कन्वेक्स लेंस। इक्वी कन्वेक्स लेंस याद करो, ये कन्वेक्स लेंस है, मान लो कि इसका भी रेडियस r है, इस सरफेस का भी रेडियस r है। ठीक, इट इज कट इनटू परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर देन फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ। देखो बहुत ही सिंपल सवाल है वैसे तो, इसका आंसर याद होना चाहिए कि अगर इसका फोकल लेंथ f होता है, तो अगर इसको आधा आधा काट दूं मैं ऐसे, तो जो आधा पार्ट जो बना इसका फोकल लेंथ ट्वाइस f आता है। या तो रट लो आपकी इच्छा, नहीं तो तरीका आपके सामने है। फोकल लेंथ निकालने का क्या तरीका होता है, 1/f इक्वल टू μ-1, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटू 1/r1 यानी कि r, और दूसरे एक का अगर निगेटिव पॉजिटिव लेते हो तो दूसरे का निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/r। तो यहां से फोकल लेंथ का वैल्यू आता है बच्चों कितना, r डिवाइडेड बाई 2 इंटू μ-1, इसका फोकल लेंथ। लेकिन इस वाले सरफेस की बात करो तो इसका रेडियस तो r ही रहेगा, लेकिन ये प्लेन सरफेस हो गया तो इसका रेडियस कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर f' निकालू मैं, 1/f' इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r माइनस 1 दूसरा वाला क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो यहाँ से फोकल लेंथ का वैल्यू देखो आता है r/μ-1, और साफ साफ देख रहे हो कि ये वाला जो वैल्यू है इसके डबल है, यानी कि f' का वैल्यू जो है वो ट्वाइस f के बराबर। यानी कि अगर किसी कन्वेक्स लेंस को, ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काट दिया जाए दो बराबर पार्ट्स में, तो उसका फोकल लेंथ जो पहले जितना था उसका डबल हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 29। चलिए जी, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। आपको बोल रहा है इन अ 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, कैपिटल डी स्मॉल डी की चर्चा कर रहा है। इफ द स्क्रीन इज मूव्ड बाय 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, जो स्क्रीन था कैपिटल डी पे जो होता है स्लिट से, उसको बोला कि इतना डिस्टेंस मूव कर दिया। द चेंज इन फ्रिंज विथ इज, अच्छा फ्रिंज विथ में कितना चेंज हुआ वो दिया हुआ है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 10⁻³ मीटर, देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा पहले फ्रिंज विथ याद करो, बीटा का वैल्यू होता था लैम्डा डी डिवाइड बाई डी। तो चेंज इन फ्रिंज विथ किसके बराबर होगा, ये तो कांस्टेंट है लैम्डा और डी, तो लैम्डा इंटू ये वैल्यू आ जाएगा कितना, डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी। यानी कि चेंज तो हमने कैपिटल डी में किया, स्क्रीन को पास लाए हैं हम, तो डेल्टा बी का वैल्यू आपको दे दिया है कितना, 3 इंटू 10⁻⁻5, ये चेंज हुआ। डेल्टा बी फ्रिंज विथ में क्या चेंज हुआ, डेल्टा बीटा बेसिकली। लैम्डा इंटू डेल्टा डी में क्या चेंज किया था, स्क्रीन इज मूव्ड दिस इज डेल्टा डी, 5 इंटू 10⁻⁻2,
और डिवाइडेड बाई स्मॉल डी का वैल्यू आपको दिया है 10 पावर -3, यहाँ से लैम्डा निकालना है आपको, तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 पावर -2। और अगर ये वैल्यू देखो आप तो 10 पावर -2 से 10 पावर -2 गया, 10 पावर -1 बचा, 10 पावर -1 10 पावर -5 हो गया 10 पावर -6 और 3/5 हो गया 0.6, यानी कि 0.6 इंटू 10 पावर कितना -6 मीटर। एंगस्ट्रॉम में बदल लो, आंसर उसी में है। तो 0.6 इंटू 10 पावर -6 इंटू 10 पावर 10 एंगस्ट्रॉम। 10 पावर 6 उड़ जाएगा, 4 जीरो और बचेगा, मतलब ये वैल्यू कुछ 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है 6000 में? ए। ये आंसर आपका। तो बिल्कुल सिंपल सवाल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है? When an electron moving with constant speed enters in a magnetic field at 60 degree, then its de Broglie wavelength इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। सबसे पहले तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ याद कर लो, लैम्डा होता है h/mv के बराबर, h डिवाइडेड बाय mv, ठीक है, यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे या फिर स्पीड बोल लो। और मैग्नेटिक फील्ड में याद करो जो फोर्स लगता था, फोर्स वो किसके बराबर होता था, q इंटू वी क्रॉस बी के। और एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है कि ये फोर्स हमेशा स्पीड के परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है ये निकल के, तो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और कोई भी फोर्स अगर पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। और अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा मतलब v तो उसका कांस्टेंट रहेगा, और v कांस्टेंट रहेगा तो उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी आपको कांस्टेंट मिलने वाला है। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स और थोड़ा सा ले गया मैग्नेटिज्म के पास, दोनों मिला के एक सिंपल सा सवाल। 32 क्या बोल रहे हैं? द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, आपने वो रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ा होगा, यहाँ से अल्फा पार्टिकल को फेंका न्यूक्लियस के पास तो पार्टिकल ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, एक पार्टिकल ऐसा होता है जो वहां से रिटर्न होकर वापस आ जाता है। तो वो पूछना चाह रहा है बेसिकली इन चारों में से कौन सा डायग्राम गलत है। आप ध्यान से देखो, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में हमेशा रिपल्सन होगा। जैसे ये पार्टिकल दूर भाग रहा है, सही है, ये पार्टिकल दूर भाग रहा है, सही है, ये पार्टिकल भी दूर भागा है, ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला पार्टिकल देखो इसकी तरफ मुड़ गया, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। सो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 मतलब फोर्थ लाइन जो है ये गलत बनाया हुआ है। तो इसका क्या बोला था, विच ऑफ दीज आर नॉट फिजिकली पॉसिबल, तो 4 इज नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चूंकि एक अल्फा पार्टिकल एक न्यूक्लियस से कभी भी अट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है और ये अट्रैक्शन शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए जी, न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? When uranium 92-235 undergoes fission, 0.1% of its original mass change to energy। आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सोच सकते हो कि 0.1% मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के फॉर्म में। आइंस्टाइन का कहना था कि मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ मास, जो भी हो। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड इफ 1 kg ऑफ यूरेनियम गोज फिजन। तो कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है पहले देख लो, 0.1%। तो 1 kg का 0.1% निकाल लो पहले, तो 0.1% ऑफ 1 kg, ठीक है, ये मास कितना आ जाएगा डेल्टा एम, ठीक है, 1 का 0.1% यानी कि 0.1/100, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.001 kg, ये मास आ गया। तो इससे एसोसिएटेड एनर्जी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगा दो, E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। मास हो गया 0.001 और सी स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10 पावर 8 होल स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10 पावर 16, और ये वैल्यू देखो आपको मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर, ये 3 जीरो खाएगा ये, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 13 जूल। 9 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है बात, गुड। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए जी, ट्रांजिस्टर के पास जा रहा है, एम्पलीफायर। व्हाट इज द पावर गेन इन कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर? पावर गेन याद करो, पावर गेन जो होता है, अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन याद है तो बहुत बढ़िया, बीटा स्क्वायर इंटू RO बाई RI, जहां पे बीटा जो है वो करंट गेन है, इसको बोलते थे हम करंट गेन। ये तो क्या दिया हुआ है आपको, इनपुट रेजिस्टेंस दिया है, आउटपुट रेजिस्टेंस दिया है, बीटा का वैल्यू भी दिया है। तो बहुत सिंपल सवाल बन गया, ये 6 स्क्वायर हो गया बीटा, और आउटपुट रेजिस्टेंस कितना हो गया 24 किलो ओम में, रहने दो, नीचे भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 है, 3 से गया 8, 36 और 8, तो ये वैल्यू आ जाएगा कुछ कितना, 36 और 8 288 के आसपास, हाँ बिल्कुल 288। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो जिसने सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, मेरा वीडियो लेक्चर भी देखा होगा, तो उसमें बहुत बढ़िया से बताया हुआ है पावर गेन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आइए, 35 में क्या बोला जा रहा है, अब पीएन जंक्शन फोटोडायोड याद है ना, लाइट गिरा, ठीक है, लाइट गिरने से क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, सर्किट में करंट फ्लो करता है। अब पीएन फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर विद अ बैंड गैप मतलब एनर्जी गैप दिया हुआ है, डेल्टा ई का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
डेल्टा ई का वैल्यू दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम सबसे पहले यूज कर लो किसको, डेल्टा ई इक्वल टू कितना, एच सी डिवाइड बाई लेमडा, यहाँ से लेमडा निकाल लो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसको बोलते हैं हम। तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा एच सी बाई डेल्टा ई। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। अगर आप नैनोमीटर में निकालना चाहते हो तो इसको 1240 लिख लो। तो 1240 डिवाइडेड बाई डेल्टा ई का वैल्यू कितना है 2.5। यहाँ से जो लेमडा निकलेगा वो किस में आएगा, नैनोमीटर में आएगा, ध्यान रहे। अगर 12400 यूज करते हो तो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो ये हो गया 12400 डिवाइड बाई 25। तो 25 से इसको कैंसिल करो तो ये वैल्यू आएगा कितना, 4 240 9 15 50 496 ऐसा कुछ नैनोमीटर आ रहा है। और 496 नैनोमीटर देख के मजा नहीं आया तो मैंने एक जीरो और लगा दिया इसमें, तो मैं लिख सकता हूं इसको 4960 एंगस्ट्रॉम। देखो जी, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। और अगर आपको याद हो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता था, मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इमिशन हो सकता है। तो यानी कि जो भी लेमडा हो वो इससे छोटा होना चाहिए। अगर लेमडा इससे छोटा है तो बिल्कुल वो सिग्नल को डिटेक्ट कर पाएगा। तो इससे छोटा वाला वेवलेंथ देख लो, 4960 से छोटा वेवलेंथ अगर यहाँ ध्यान से देखो, आपको कौन सा दिख रहा है, एक ही दिख रहा है आपको, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। क्यों, क्योंकि लेमडा मस्ट बी लेस देन लेमडा नॉट, थ्रेशोल्ड से छोटा होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी की बात करते तो बड़ा होता है। चलिए जी, ये सेक्शन ए था आपका। लेट्स मूव टू सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहे हैं, An object of mass m is suspended vertically on a spring and is oscillating vertically at a frequency f। फ्रीक्वेंसी दिया है f हर्ट्ज, मास दिया है m, और कुछ बोल रहा है, एम्पलीट्यूड दिया है a। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट में बी। एसएचएम की बात कर रहे हैं ना, एसएचएम का कोई इक्वेशन लेने से तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे मान लो इक्वेशन मान लेता हूं मैं x इक्वल टू a sin ओमेगा t, स्टैंडर्ड इक्वेशन एक मान के चलूं। तो यहां से स्पीड कितना आएगा, v इक्वल टू dx बाई dt, यानी कि कितना आएगा ये वैल्यू, a ओमेगा cos ओमेगा t। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर ये वैल्यू मैं 1 मान लूं थोड़ी देर के लिए मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी का एक पॉसिबल वैल्यू क्या है, हाफ एम ए स्क्वायर, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो बाकी दुनिया नहीं पता, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी उसने जो डाटा दिया है, उसने एम्पलीट्यूड दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है किसके, मास भी दिया है शायद उसने। तो मास के प्रोपोर्शनल है, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन में देख लो ये तीन चीजें कहां पे है, एम ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। एम ए स्क्वायर एफ स्क्वायर आप देखोगे पहला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं नहीं है। इसका ऑप्शन में बोल सकता हूं ए इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है, स्टेटमेंट वाले सवाल ध्यान से देखें। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड होना चाहिए ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट आर इन द रेशियो। ये सब जानते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स जो होता है 1:3:5:7 के रेशियो में आता है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। उसके बाद बोल रहा है स्टेटमेंट 2, अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन विथ जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। एक पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में जीरो स्पीड हो और नॉन जीरो वेलोसिटी हो, ये कैसे पॉसिबल है भाई, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही तो स्पीड होता है। अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी नॉन जीरो कैसे हो सकता है, इसको भी जीरो होना ही पड़ेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है भाई। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, पहला सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 अगला सवाल। अगर क्वेश्चन नंबर 38 पे एक नजर डालूं मैं, क्या बोल रहा है एक बार ध्यान दें। 38, टू अ स्टेशनरी मैन रेन इज फॉलिंग ऑन हिज बैक विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल। ध्यान देना, ये रेन की बूंद, ये रेन गिर रहा है कितने से, 30 डिग्री पे, और इसका स्पीड कितना दिया है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, टू मेक रेन वेलोसिटी अपीयर वर्टिकल टू द मैन शुड मूव। अच्छा, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर चला गया एक इधर गया, ये 30 तो ये भी 30, तो इधर वाला कंपोनेंट आ गया कितना, 6 cos 30। 6 cos 30 मतलब √3/2, यानी कि 3√3 किलोमीटर पर आवर, और एक इसका हॉरिजॉन्टल में जाएगा कितना, 6 sin 30 मतलब कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये आदमी है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इस आदमी को सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट फील हो, मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला उसके रेफरेंस में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए मैन के रेस्पेक्ट में। तो आदमी अभी रेस्ट पे है तो उसको ये भी फील हो रहा है, ये भी फील हो रहा है। अब आदमी के रेस्पेक्ट में, अब आदमी मान लो कि चलना शुरू कर दे, कितने स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर से अगर वो चलना शुरू कर देता है इस डायरेक्शन में, 3 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना शुरू कर देगा, तो उसके रेस्पेक्ट में रेन का स्पीड, हॉरिजॉन्टल वाला स्पीड कितना हो गया, जीरो। तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या फील होगा, ये वर्टिकल वाला फील होगा। यानी कि आदमी इस वाले स्पीड से कितने से, 3 किलोमीटर पर आवर से चलना चाहिए आगे की तरफ। तो ऑप्शंस देख लो, फॉरवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 38 आइए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जा रहा है,
इन फिगर अ पार्टिकल इज प्लेस्ड एट हाईएस्ट पॉइंट ए ऑफ द स्मूथ स्फीयर। एक स्फीयर है, देखना जी, यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है इस वाले पॉइंट पे, रेडियस इसका आर है। इट इज गिवन स्लाइट पुश, थोड़ा सा पुश किया इसको तो ऑब्वियस सी बात है नीचे गिरेगा। एंड इट लीव्स द स्फीयर एट बी, यहाँ किसी पोजीशन पे ये कांटेक्ट छोड़ दिया। कांटेक्ट छोड़ दिया मतलब नॉर्मल जीरो बेसिकली बी। ये हाइट दिया है तुमको एच, ये वाला हाइट ये निकालना होगा शायद, मैक्सिमम ऐसे सवालों में यही फाइंड करना होता है। आइए एच इज इक्वल टू, हाँ तो ये एच का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पीड देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो इसका स्पीड होगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं ए और बी के बीच में। क्या लिखेंगे हम, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। सही है, इसको रिफरेंस लेवल मान लो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो ले लो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना, mgh। फाइनली काइनेटिक स्पीड इसका v मान ले तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो गया जीरो। m से m गया तो यहाँ से v का वैल्यू देखो √2gh के बराबर। ये तो पता भी था हमें, वैसे काइनेमेटिक्स से भी निकाल सकते थे। यहाँ स्पीड पता लग गया। अब यहाँ पे देखो फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। नीचे लग रहा था mg, ठीक है। ये वाले एंगल को अगर थीटा मान लेता मैं, थीटा, तो इस mg के दो कंपोनेंट होते। देखो ये थीटा तो एक कंपोनेंट इधर जाता, ठीक है। ये थीटा तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल होता थीटा। तो ये इधर जाता कौन, mg cos थीटा, और इधर कौन जाता भाई, mg sin थीटा। mg तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, mg sin थीटा। सही है। और यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है, नॉर्मल को तो आपको जीरो करना है, ध्यान रहे। और एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बदले में एक और फोर्स आएगा, कौन सा, mv स्क्वायर बाई आर। तो बेसिकली नॉर्मल को अगर जीरो कर दे तो कौन सा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए। कौन सा फोर्स, mg sin थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। m से गया m, ठीक। तो आपके पास क्या वैल्यू आता है भाई, g sin थीटा, g sin थीटा। sin थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे, sin थीटा क्या होगा, यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर। ये अगर h है तो ये वैल्यू कितना होगा, r माइनस एच, यानी कि r माइनस एच डिवाइडेड बाई कितना, r इक्वल टू वी स्क्वायर। वी का वैल्यू कितना था, √2gh, तो ये बन गया 2gh डिवाइडेड बाई r। सही है, r से r गया, g से g गया, यानी कि r माइनस एच इक्वल टू क्या, 2h। तो 3h इक्वल टू r, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, r डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शन ढूंढे, ऐसा कुछ है क्या, r बाई 3। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये भी थोड़ा सा अच्छा सवाल, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बोला जा रहा है, टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया I एंड 2I रेस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, इफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर इक्वल। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो इनके एंगुलर मोमेंटम का एक याद करो, लीनियर मोमेंटम। P का वैल्यू होता था √2 m k, दिस इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो मैं लिख सकता था √2 मास के जगह इनर्शिया आ जाता, और यहाँ पे आ जाता काइनेटिक एनर्जी कौन सा, रोटेशनल वाला। तो अगर दोनों को डिवाइड कर दूं L1 बाई L2 तो आपके पास क्या मिलेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट आएगा I1 K1 डिवाइडेड बाई I2 K2, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का ये रेशियो निकालना था, तो अंडर रूट I1 क्या दिया है, I, और I2 दिया है 2I, और क्या है, इफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर इक्वल, ये दोनों बराबर है तो ये तो कैंसिल हो गया। तो बेसिकली आंसर देखो तो कुछ नहीं, 1/√2 के बराबर आ रहा है, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:√2। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 41 लगता है ग्रेविटेशन की तरफ इशारा कर रहा है। बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर, ठीक है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू, द न्यू टाइम पीरियड। अच्छा, एक रिलेशन याद करो, केपलर्स लॉ से हम जानते हैं t² इज प्रोपोर्शनल टू r3। तो मैं लिख सकता हूं t1 बाई t2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 बाई r2 होल क्यू। हाँ है ना, सही बात। तो पहले टाइम पीरियड देखो दिया है 5, t2 हमें निकालना है, होल स्क्वायर इक्वल टू, पहले अगर r था तो अभी क्या किया, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया 4r होल क्यू, r से गया r, 1/4 होल क्यू होता है 1/64, यहाँ से स्क्वायर हटाऊं तो 5/t2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/64 का रूट हो गया 8, तो t2 का वैल्यू हो गया देखो 5 × 8 कितना, 40 आवर्स। तो पहले अगर 5 घंटे था तो अभी टाइम पीरियड कितना हो चुका होगा, 40 आवर्स के बराबर हो चुका होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, एनर्जी नीडेड इन ब्रेकिंग अ ड्रॉप ऑफ रेडियस r इनटू n ड्रॉप्स ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय। हाँ जी, एनर्जी किसके बराबर होता है, एनर्जी कितना चाहिए सबसे पहले तो वो पूछ रहा है। तो एक ड्रॉप है जिसका रेडियस r है, तो एनर्जी किसके बराबर होगा, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया कितना होगा पहले वाले का, 4πr² के बराबर, ठीक है। E1 बोल दो, E2। अब इसको n ड्रॉप में अगर तोड़ दें जिनका रेडियस स्मॉल r है, तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई t मल्टीप्लाइड बाई क्या, 4π, रेडियस कितना हो गया r²। तो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो डेल्टा ई का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, E2 माइनस E1, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी।
पहले कितना था अब कितना है, दोनों का डिफरेंस देख लो, उतना आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा NT4πr² माइनस T4πr²। और दोनों से आप देखो तो कॉमन आप निकाल सकते हो कितना, T4π कॉमन ले लो अगर आप, तो आपको मिलेगा nr² माइनस कैपिटल R² के बराबर। तो 4πt बाहर और ये आ गया आपका nr² माइनस कैपिटल R का होल स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। A 1.5 meter tube is closed at one end. Closed organ pipe है भाई, देखो। A stretched wire is kept at the one end, open end. The length of the wire is 0.5 meter and its mass is 0.02 kg. It is vibrated in its fundamental mode as a result of which vibrations of fundamental frequency are produced in the air column. उसको फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट किया तो एयर कॉलम जो है वो भी फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट होने लग गया। ये बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ एयर कॉलम, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है। इसमें इतना सारा कहानी क्यों दिया मुझे पता नहीं। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए हम जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगा वो किसके बराबर होता है, NV/4L। एन के जगह पे 1 रख दो तो ये वैल्यू हो जाएगा V/4L के बराबर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दिया हुआ है कितना, 330 डिवाइड बाई 4 और लेंथ ऑफ ट्यूब कितना है भाई 1.5। इसको सॉल्व करके देखो आंसर आ रहा है क्या। ये पॉइंट उड़ा तो यहाँ पे एक जीरो गया, तो 3300 डिवाइडेड बाई क्या 60, जीरो से गया जीरो, 65 30 65 55 हर्ट्ज है क्या ऑप्शन में। ये करेक्ट है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। देखो एक्चुअली सवाल किसी और सवाल का पार्ट है मुझे जहां तक लग रहा है। ये जो दूसरा वाला वायर है ना जो उसके सामने वाइब्रेट कर रहा है उसमें टेंशन निकालने के लिए सारी कहानी दी हुई है। मतलब उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से इस वाले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को बराबर करेंगे और वहां से हमें टेंशन का वैल्यू निकलेगा। खैर वो आपसे पूछा नहीं, आपका सवाल इतना ही था। ये लंबा चौड़ा लैंग्वेज फालतू का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है जी, 2 पॉइंट चार्जेस 3 नैनोकूलम एंड 1 नैनोकूलम। यहाँ पे है 3 नैनोकूलम और यहाँ पे है 1 नैनोकूलम। आर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर बार, 5 सेंटीमीटर दूर रख दिया गया इन एयर। द वर्क डन इन मूव चार्ज बी टुवर्ड्स ए बाई 1 सेंटीमीटर। इसको यहाँ से 1 सेंटीमीटर खिसकाना है तो बोला कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन का मतलब क्या भाई, वर्क डन का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन का मतलब है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। पहले कितना एनर्जी था अब कितना एनर्जी है। तो जब ये चार्ज 1 सेंटीमीटर से मूव कर जाएगा यहाँ आ जाएगा तो इनके बीच का सेपरेशन हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का, और दो चार्ज पार्टिकल के बीच का एनर्जी होता है KQ1Q2/R। तो KQ1Q2/R2 माइनस KQ1Q2/R1, चार्ज तो वही है ना। तो दोनों से देखो KQ1Q2 कॉमन, K का वैल्यू हो गया 9 × 10⁻9, Q1Q2 3 × 1 और नैनो है तो 10⁻−9 10⁻−9 यानी कि 10⁻−18 इंटू 1/R2। R2 कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, 1/4 माइनस 1 कितना, अच्छा 4 सेंटीमीटर में है भाई, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो 4 × 10⁻2 माइनस पहले कितना था 5 × 10⁻2, ये कहानी है। तो देखो ये हो गया 9 और 3 कितना 27 × 10⁻9 खाया, 10⁻−9 बचा, यहाँ से एक 100 ऊपर कॉमन होके बाहर आया और ये हो गया 5 - 4 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 20 के बराबर। 20 से गया कितना 5, 27 और 5 कितना होता है 135 × 10⁻9। क्या आंसर दिया है 135 कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखो ये आंसर आ गया। तो पॉइंट खिसका दो इसको लिखो 1.35 × 10 क्या लिख सकते हो -7, सही लिख रहा हूँ ना, हाँ इतना जूल। ये वर्क डन। तो वर्क डन कहीं भी निकालना हो तो आप एनर्जी पे कॉन्सेंट्रेट करो, इनिशियल एनर्जी निकाल लो, फाइनल एनर्जी निकाल लो, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। कुछ नहीं बोला है मतलब एक्सटर्नल वर्क की बात कर रहा है, ध्यान रखना है। अगर इंटरनल वर्क पूछता तो इसका जस्ट निगेटिव होता। इसका आंसर था डी 44 का। 45 इन द सोन अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ द मीटर ब्रिज इफ AC corresponding to null deflection of galvanometer is x, what will be its value if the radius of the wire AB is doubled। पहले डायग्राम देखना पड़ेगा। हाँ जी ये देखिए, अच्छा पहले बोला कि इस अरेंजमेंट में क्या है नल डिफ्लेक्शन x पे मिल रहा है, और अगर नल पे नल डिफ्लेक्शन x पे मिल रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं P/x इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेसिकली काम करता है। तो ये 100 था तो यहाँ पे आ जाता कितना 100 - x, यानी कि P/Q का वैल्यू किसके बराबर आता है x/100 - x के। अब उसने क्या बोला है, सुनना बात को। उसने बोला कि इस वायर AB का जो डायमीटर है उसको चेंज कर दिया, बढ़ा दिया या घटा दिया, जो भी किया। वायर AB का डायमीटर बढ़ाने या घटाने से हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे पास डायमीटर तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, हमें इसके रेजिस्टेंस की कोई जरूरत है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा घट जाएगा, पूरे वायर का बढ़ेगा पूरे वायर का घटेगा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डिस्टेंस। कितने पे मिल रहा था x पे, तो आज x पे है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ा दो या घटा दो, कल भी वो x पे ही मिलेगा। मतलब ये तो इंडिपेंडेंट रहने वाला है, कुछ भी कर लो, आंसर आएगा इसका डी। ठीक।
तो 45 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। A square loop of side A hangs from an insulating hanger of spring balance. The magnetic field of the strength B present at lower end. ध्यान देना ये वाला सवाल। एक स्प्रिंग बैलेंस से इसको लटका के रख दिया है, ये एक स्क्वायर लूप है, ऐसा है, इसमें करंट जा रहा है आई ऐसे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे वाले वायर में सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखो फोर्स का डायरेक्शन बेसिकली देखना होगा और कुछ भी नहीं है इसमें। अकॉर्डिंग टू द फिगर फाइंड द चेंज इन रीडिंग इफ द स्प्रिंग बैलेंस, चेंज इन रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्ट। तो पहले कितना था बाद में कितना है, दोनों का चेंज निकालना है। तो सबसे पहले देखो इस पे फोर्स क्या लग रहा है, अच्छा ऊपर क्या लगेगा, अच्छा फोर्स किधर लगेगा, सबसे पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी से निकाल सकते हो, ठीक है। मैं तो अपना राइट हैंड थप्पड़ यूज करता हूँ, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अंगूठा करंट की तरफ, किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो पहले जो फोर्स लग रहा है वो कितने के बराबर है, नीचे की तरफ लग रहा है, और फोर्स होता है बिल, मैग्नेटिक फील्ड बी आई, और इसका लेंथ दिया हुआ है ए दिया है ना, ए हाँ ऑप्शन में ए दिख रहा है, तो बी आई ए के बराबर, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ, ये नीचे। अब उसने क्या किया, करंट को बदल दिया, अगली बार करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे तो अंगूठा करंट की तरफ, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। यानी कि शुरू में फोर्स नीचे था, बाद में वही फोर्स ऊपर चला गया, पहले नीचे था। इसको F1 बोल दूं, इसको F2 बोल दूं, ये F1 था, तो F2 का वैल्यू कितना आ गया, अगेन बी आई ए, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चेंज इन फोर्स, चेंज इन रीडिंग जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, बी आई ए माइनस ऑफ माइनस बी आई ए, एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव, तो ये वैल्यू बनेगा 2 बी आई ए के बराबर। तो 2 आई ए बी या फिर 2 बी आई ए, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 46। अगला सवाल है 47। क्या बोला जा रहा है, पढ़े जरा, सोलेनॉइड का सवाल है ये शायद। अ सोलेनॉइड इज टाइटली वुंड विथ वायर ऑफ डायमीटर 0.10 सेंटीमीटर। वायर का डायमीटर दिया है 0.10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से आप नंबर ऑफ टर्न्स निकाल सकते हो, कैसे, 40 सेंटीमीटर लेंथ दिया है ना, तो जीरो मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैपिटल एन है, थोड़ी देर के लिए मान लो नंबर ऑफ टर्न्स जो है कैपिटल एन है, तो डायमीटर कितना 0.10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय एन, दिस मस्ट बी इक्वल टू टोटल लेंथ, कितना लेंथ है टोटल 40। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा कितना, देखो 40 डिवाइडेड बाई 0.10, कितना वैल्यू आ जाएगा, ये 400। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ठीक है। फॉर इफ करंट थ्रू द सोलेनॉइड डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 एम्पियर, डी आई, डेल्टा आई का वैल्यू दिया है 10 माइनस 0 या फिर 10 एम्पियर जो भी हो, और डेल्टा टी भी दिया है, कितने टाइम में डिक्रीज कर रहा है, 0.10 सेकंड में। अच्छा ये तो चला गया उसकी तरफ, किधर, सेल्फ इंडक्शन की तरफ। तो आपसे ईएमएफ इंड्यूस्ड या फिर सेल्फ इंडक्टेंस जो भी पूछ ले, ईएमएफ इंड्यूस्ड का वैल्यू पूछ रहे, कैसे निकालोगे। सबसे पहले एल का वैल्यू याद करो, सोलेनॉइड के केस में एल होता था म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, इसको हम लोग एरिया बोलते थे बेसिकली, पाई आर स्क्वायर इज एरिया इनटू एल, ये होता था। तो इसको एरिया बोल दो, और एन को क्या लिख सकते हो, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल, यहाँ रख दो उठा के, तो म्यू नॉट ये बन जाएगा एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू इसके जगह पे एरिया रख दो इंटू एल, एल से गया एल। तो म्यू नॉट का वैल्यू होता है भैया 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, एन का वैल्यू 400 निकला है, तो यहाँ पे रख दिया 400 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई लेंथ कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, तो लेंथ नीचे है तो 40 डिवाइडेड बाई 100 इसमें मीटर में बदल लो, और क्या एरिया कितना दिया था भाई, भूल गया मैं, एरिया 1 बाई पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान रहे 1 बाई पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 10 पावर माइनस 4। अब इस वैल्यू को सॉल्व करो भाई, सबसे पहले तो कितना आएगा, ये पाई से पाई गया, ठीक है, और ए 0 से 0 गया, 4 से ये 4 गया, और क्या बचा, कहीं पे कुछ दिख रहा है, देखो ये 4 स्क्वायर हो गया 16 इंटू 10 टू द पावर, सोचो कितना आएगा, 10 पावर माइनस 7 है, यहाँ 10 पावर 4 है, तो 10 पावर 4 खा गया, तो बचा 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3 और 10 पावर माइनस 4 हो गया 10 पावर माइनस 7, और एक 10 ऊपर आएगा, तो 10 पावर माइनस 7 इंटू 10 पावर माइनस 6 बचेगा, इतना हेनरी। ये है सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू, कभी कभी सवालों में ये भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रहे। और अगर ये निकाल लिया आपने तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी के बराबर, यानी कि 16 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू डी आई का वैल्यू कितना है 10 और डी टी का वैल्यू कितना है 0.10, सही है। तो ये वैल्यू देखो आप कितना निकल के आ जाएगा, ये पॉइंट उड़ा तो एक जीरो और ले लो ऊपर, ठीक है, तो 100 और इसको खा गया 10 पावर बचा माइनस 4, यानी कि 16 इंटू 10 पावर माइनस 4, आप इसको क्या लिख सकते हो, मिली वोल्ट में दिया है क्या, हाँ मिली वोल्ट में दिया है, तो इंटू 10 पावर 3 कर दो, तो ये आ गया मिली वोल्ट, और 10 पावर 3 कैंसिल होगा, एक 10 पावर माइनस 1 बचेगा, यानी कि 1.6 मिली वोल्ट, ऐसा कुछ आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगेन मैं बोलूंगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल, थोड़ा सा मेहनत करने वाला सवाल, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता अगर इसका, तो ये सवाल भी कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, तो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, क्या बोल रहा है भाई, देखिए
पावर का सवाल। पावर ध्यान रहे 1/f के बराबर होता है। P इक्वल टू होता है 1/f। क्या बोल रहे हैं? कन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5 है जब पावर P। इफ इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड तो इसका पावर क्या हो जाएगा? बहुत कॉमन सवाल है। पावर 1/f ये होता है देखो μl बाई μm माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो पहले पावर P है, क्या लिखोगे? μl का वैल्यू दिया है देखो 1.5, पहले एयर में होगा तो मीडियम कितना हो गया 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1.5 माइनस 1 इज 0.5 यानी कि 1/2, तो 1/2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। इसको मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है। तो अब दूसरा पावर क्या बोलोगे? P डैश क्या लिखोगे? μl हो गया 1.5, μm कितना हो गया देखो 4/3 माइनस 1, बाकी तो सेम ही रहेगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 3/2 है, 3/2 है और ये ऊपर जाएगा 3/4 बनेगा तो 9/8 हो गया। तो 9/8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/8। तो 1/8 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो। 1 डिवाइडेड बाई 2 तो आपको मिलने वाला है P डिवाइडेड बाई P डैश इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा 1/2 बाई 1/8, ये वैल्यू आ जाएगा 4। तो P डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? P डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। यानी कि अब जो पावर होगा वो पहले वाले पावर का 1/4 हो चुका है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 49। हाँ जी, देखिए क्या बोल रहा है। 2 आइडेंटिकल फोटॉन्स ऑफ एनर्जी E 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन 2 डिफरेंट मेटल सरफेस जिनका वर्क फंक्शन का रेशियो दिया हुआ है। वर्क फंक्शन जो है वो 1:2 के रेशियो में है। ठीक है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया है 2:1। अब ध्यान दो, याद करो इक्वेशन क्या था आइंस्टीन का? E इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आप लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा E माइनस 5 के बराबर। तो हम लिख लेते हैं KE1 बाई KE2। क्या लिख सकते हैं हम? एनर्जी दोनों का सेम था तो E माइनस 5 डिवाइडेड बाई E माइनस 5 सही बात। और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया है 2:1, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2/1 इक्वल टू E माइनस। अब देखो जो वर्क फंक्शन है वो रेशियो 1:2 है। तो अगर मैं 5/1 को 1 मान लूं तो 5/2 का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा मुझे? 5/1 को अगर मैं, अच्छा सॉरी और भी कुछ दिया हुआ है। वर्क फंक्शन ऑफ द वन ऑफ द मेटल इज 4, तो अगर 5/1 को 4 ले लूं तो 5/2 को कितना लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा, उसका डबल। तो यहाँ पे रख दिया 4 और यहाँ पे रख दिया मैंने E माइनस कितना 8। ये इधर आया बना 2E माइनस 16 इक्वल टू E माइनस 4। 2E माइनस E आ गया E इक्वल टू 16 माइनस 4 कितना आ गया? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोलोगे सर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऑप्शन में नहीं है, होना भी नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी था वो 4 से 8 के बीच में लाई कर रहा था। हमारा आंसर तो कितना आया? 12। तो ये तो सरासर गलत है। थैंक गॉड कि ऑप्शन में नहीं था। अब क्या करें सर? 5/1 5/2 बदल के देख लो। अगर हम 5/1 को 4 की जगह 8 ले लें, 8 5/1 को कितना ले लें? 8, तो 5/2 को कितना होना पड़ेगा? सॉरी 5/2 को 4 ले लेते हैं। काम करते हैं, 5/1 को 4 लिया था ना हमने, एक काम किया इस बार 5/2 को 4 ले लिया। 5/2 4 लेते हैं तो ये इसका आधा हो जाएगा। तो 5/1 का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 2। वापस इस वाले रिलेशन में रखो यहाँ पे, यानी कि 2/1 इक्वल टू क्या लिखने वाले हो? E माइनस 2 डिवाइडेड बाई E माइनस 4। इसको इधर ले आओ तो 2E माइनस 8 इक्वल टू E माइनस 2, यानी कि 2E माइनस E कितना हो गया? E 8 माइनस 2 कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप देखो तो ऑप्शन में 6 प्रेजेंट है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आपको थोड़ा 5/1 5/2 में इंटरचेंज करके देखना होगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इन अ ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज ऑलवेज लेस देन द इमिटर करंट बिकॉज, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा रिलेशन सर? IE इक्वल टू IB प्लस IC। कलेक्टर करंट जो इमिटर करंट से हमेशा कम होता है क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है वो बेस में जाता है। ठीक है, तो वही चीज पढ़ लेते हैं एक बार। कलेक्टर साइड इज रिवर्स बायस्ड एंड द इमिटर साइड इज गलत। कलेक्टर बीइंग रिवर्स बायस्ड अट्रैक्ट्स लेस इलेक्ट्रॉन, गलत। few electrons are lost in the base and only remaining ones reach the collector, ये बिल्कुल सही बात है। इमिटर से जितना चार्ज इमिट होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल्स हो, उसका कुछ पार्ट जो है वो बेस में रह जाता है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो कलेक्टर में पहुंचता है। इसलिए कलेक्टर का जो वैल्यू होता है वो इमिटर से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये था बच्चों आपका आज का पेपर। आप एक बार मिला लो कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। जो जो प्रॉब्लम है एक बार वीडियो सॉल्यूशंस देख लो और पढ़ाई करते रहो। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जितना टाइम बचा है इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। अब वो टाइम आ गया है कि दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई किया जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एकदम टाइम वेस्ट मत करो, जी जान लगा दो। अभी अगले 1-1.5 महीने 1 महीने जो भी बचे हुए हैं आपके पास, एकदम सुबह से लेकर रात तक पढ़ते रहो। डॉक्टर बनने से बस 2 कदम पीछे हो और इस टाइम पे आके हार मत मानना। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।